Okay, friends. So, good morning, good afternoon, good evening. Uh, Welcome to the viewers. Please accept my greetings as per the time at which that you have opened up this video. मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम दर्शन शाह है और मैं नईशा इन्वेस्टमेंट्स का ओनर हूँ। और हमारा टैगलाइन है वी प्लेस अवर कस्टमर्स फर्स्ट, which means that our customers' interest and benefits are ahead of our interest and benefits. And in the course, we believe that if we take care of their interest and benefits first, they will also take care of ours. इसी बात पे आगे बढ़ते हैं एंड ये बेसिकली प्री लाइसेंस ट्रेनिंग है ऑफ एडवाइजर्स फॉर इंश्योरेंस कोर्स 38। ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया गया है बाय आवर लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम ऑफ नईशा इन्वेस्टमेंट्स। आई एम बेसिकली रनिंग थ्रू द प्रेजेंटेशन। जो करिकुलम इंडेक्स है वो करिकुलम इंडेक्स को 3 भाग में बांटा गया है। सेक्शन 1 कॉमन चैप्टर, सेक्शन 2 इज़ लाइफ इंश्योरेंस एंड सेक्शन 3 इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। तो हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सारे चैप्टर्स पूरे कर चुके हैं। वी हैव एंटर्ड सेक्शन 3, जहाँ पे हम ये पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर नंबर 17 और 18 को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 17 और 18 को डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 17 से शुरुआत करेंगे और 18 ये दोनों को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिए। आपके फ्रेंड्स जो इंश्योरेंस के कंसेप्ट को जानना चाहते हैं या IC38 के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं वो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ ये IC38 के वीडियोस आपके पास नहीं आने वाले हैं। आगे जाके जितने भी फाइनेंशियल अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसके बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं। तो दिस विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। At the end, I would at the end of this particular ओपनिंग ऑफ दिस वीडियो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपके एंकरेजिंग फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूर शेयर करें। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शेयर करने से ये होता है कि आप जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हमको देते हैं, हम उसके हिसाब से हमारे प्रेजेंटेशंस को बेहतर बना पाएंगे, या जो मेरी डिलीवरी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग उसको ज़्यादा उसमें चेंजेस ला पाएंगे एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर इन ऑर्डर टू मेक थिंग्स वे मोर ईजियर फॉर यू, राइट। तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। इसके साथ आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, आज तक जनरली ये हुआ है कि हमने सीधा क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे मुझे थोड़ी बेसिक्स आपको इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस किया है, उसके पहले कॉमन चैप्टर्स किए, अभी हेल्थ इंश्योरेंस आया है। तो जब हमने ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किया था या वीडियो शुरू किए थे, तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन कॉमन थी, फिर लाइफ इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन आई। अभी क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं तो उसका डिफरेंशिएशन समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के डिफरेंसेस की बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या आता है कि अगर प्योर लाइफ इंश्योरेंस है तो किसी की लाइफ एक ही बार जाती है, राइट। मतलब जाती है तो मतलब एक ही बार इंसान की डेथ होगी और फैमिली बेसहारा हो जाती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी इम्पोर्टेंस कैसे है कि एक व्यक्ति या एक फैमिली मतलब सिर्फ एक बार बीमार नहीं पड़ेगा, वो बार बार बीमार पड़ सकता है, उनको बार बार बड़े बीमारी के खर्चे आ सकते हैं, एक दो बार, एक दो चार बार, 5 बार ऐसे आ सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो समझिएगा, एक एक डिफरेंस यहाँ पे ये समझ लीजिए, डेथ क्लेम्स रिलेटिवली कम आते हैं इन कंपैरिजन टू हेल्थ क्लेम्स। जब डेथ क्लेम्स आते हैं तो वो काफ़ी बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं, उनकी अमाउंट काफ़ी बड़ी होती है। हेल्थ क्लेम्स आते हैं, उनकी रिलेटिवली अमाउंट छोटी होती है, लेकिन वो रेपिटेटिव होते हैं। वो मतलब 10 साल में से 3 या 4 बार, अगर किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 3 से 4 बार आ सकते हैं। मतलब इट कुड बी दिस रेपिटेटिव। अच्छा, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ डज इट वर्क।
अभी हेल्थ इंश्योरेंस के कंसेप्ट्स की बात करें तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब अच्छी हेल्थ का मतलब ये नहीं होना है कि आपको रोग नहीं है, मतलब आप फिजिकली अच्छे होने चाहिए, मेंटली अच्छे होने चाहिए, और आप सोशली भी आपका वेलबींग अच्छा होना चाहिए। हेल्थ इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हेल्थ, which means soundness of body, right? तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अभी देखते हैं कि इंडिया में किस प्रकार के हेल्थ केयर हैं। तो देर आर बेसिकली थ्री काइंड ऑफ हेल्थ केयर: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। अभी प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में जानते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर refers to the services offered by doctors, nurses and other small clinics which are contacted first by the patient for any sickness. That is to say that primary healthcare provider is the first point of contact for all patients within a health system. देखिए बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, फिर आपको पता होगा कि बहुत सारे आयुर्वेद के या होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी होते हैं जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे आपको मलेरिया हो गया या आपको वायरल हुआ है, तो जो बेसिक प्रकार की जितनी भी डिजीजेज हैं उसकी उसके क्योर वगैरह वो प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। और सेकेंडरी हेल्थ केयर देखते हैं। व्हाट इज सेकेंडरी हेल्थ केयर? सेकेंडरी हेल्थ केयर refers to the healthcare services provided by medical specialists and the other health professionals who generally do not have first contact with patient. Most of the times patients are referred to the secondary care by primary health care providers, primary physician. अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मुझे वायरल फीवर हुआ था, और वायरल फीवर काफ़ी लंबा टाइम चला था, 15 दिन चला था, 15-17 दिन। अभी जनरली वायरल फीवर जो होता है ना, वो 3 दिन चलता है, 5 दिन चलता है, हो सकता है 6-7 दिन चले, उससे ज़्यादा जनरली चलता नहीं है। तो अगर आपको वायरल फीवर बहुत लंबा चलता है तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको ये वायरल ना हो के आपको कोई एडवांस लेवल का डिजीज़ हुआ है। तो जनरली जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं ना, वो आपको, मतलब मुझे वो टाइम में मेरे एमबीबीएस डॉक्टर ने मेरे एक फिजिशियन को रेफर किया था। नाउ ही वाज अ स्पेशलिस्ट, राइट? तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर। मतलब उनको एक नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पता है। तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी हेल्थ केयर। और यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है, जनरली प्राइमरी हेल्थ केयर वाले जो केसेस नहीं देख सकते वो सेकेंडरी हेल्थ केयर को रेफर करते हैं। Let us see what is tertiary healthcare. Tertiary healthcare is a specialized consultative healthcare, usually for inpatients and on referral of primary secondary care providers. Example, oncology, cancer treatment, organ transplant facilities, high risk pregnancy specialists, etc. मतलब वो जो बोलते हैं ना कि जितने भी स्पेशलिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये सारे जो सुपर स्पेशलिटी जो रखते हैं अपने सब्जेक्ट मैटर में, ये सब जो हैं वो टर्शियरी हेल्थ केयर में आते हैं। चलिए, ये हो गया बेसिकली कैसे कैसे इंडिया में हाउ इज द हेल्थ मार्केट रिलेटेड टू हेल्थ इज डिवाइडेड इनटू। लेट अस सी कमर्शियल हेल्थ केयर की बात करते हैं। यदि कमर्शियल हेल्थ केयर की बात करते हैं विच कम्स टू कमर्शियल हेल्थ इंश्योरेंस, तो in 1986 mediclaim policy was introduced to provide coverage for the hospitalization expenses up to a certain annual limit of indemnity with certain exclusions such as maternity, pre-existing diseases, etc. तो 1986 में फर्स्ट टाइम मेडिक्लेम की शुरुआत हुई थी इंडिया में, जहाँ पे इंडेमनिटी, देखिए इंडेमनिटी का मतलब सिंपल सा है, आपको जितना नुकसान हो रहा है उतनी आपकी भरपाई की जाएगी। तो विद दिस कंसेप्ट मेडिक्लेम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और उसके अंदर मैटरनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया था, और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को वो मेडिक्लेम्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो दिस इज व्हेन एंड हाउ द मेडिक्लेम स्टार्टेड इन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पब्लिक हेल्थ सेंटर इट ऑपरेट्स इन नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड विलेज लेवल। मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर नेशनल लेवल पे ऑपरेट करते हैं, स्टेट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं और विलेज लेवल पे ऑपरेट करते हैं।
इसके बाइफिकेशंस दिए गए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स, मतलब हर 1000 के पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी वर्कर होता है फॉर न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं। ऐसे ही द ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स, टीबीए जिसको बोलते हैं, एंड विलेज हेल्थ गाइड्स, एन अर्लियर स्कीम ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट्स इन स्टेट्स, राइट। In the similar fashion, आशा accredited social health activist volunteers होते हैं, selected by the community under the National Rural Health Mission Program। तो ये हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं और ऐसे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। एंड मतलब एक गांव के लेवल तक पहुंचने की कोशिश पूरी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज की बात करें, तो जैसे ही लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज होते हैं, ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होते हैं। इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स की अगर बात करें तो मतलब जो भी जैसे एग्जांपल पॉलिसी बाजार .com इज अ वेब एग्रीगेटर, राइट। तो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स, मतलब जो आपको फ़ोन करके बोलती हैं कि सर आप इंश्योरेंस लेंगे, मतलब आपका कितना इंश्योरेंस है, तो वो इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स हैं। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो देखिए, मैं जनरली आपको बताना चाहूँगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, तो मैंने आपको बताया ना कि क्लेम्स इन कंपैरिजन टू लाइफ इंश्योरेंस ज़्यादा होते हैं। तो क्लेम को पूरा मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए जनरली कंपनीज क्या करती है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को वो पूरा काम आउटसोर्स कर देती है। So third party administrators are funded by the insurance companies for the respective claims and are remunerated by them by the way of fees which are percentage of the premium। और वो जो काम करते हैं उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स को पैसे पे करती है, फीस पे करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी स्ट्रेट नाउ मूव ऑन टू द क्विज पार्ट ऑफ इट। जहाँ जहाँ पे देखिए मुझे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी इंपॉर्टेंट लगेगी, डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, वरना वहाँ जहाँ पे नहीं लगेगी वहाँ पे हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स से आगे बढ़ेंगे। अभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में मृत्यु दर देखा जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के केस में आप कितनी बार बीमार पड़ते हैं उसका दर देखा जाता है। तो बीमारी का दर देखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मॉर्बिडिटी बोलते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज डिजाइन टू हैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो मॉर्बिडिटी को हैंडल करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को डिजाइन किया गया है। मोर्टालिटी किस केस में होती है, वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म टीपीए रेफर्स टू, हमने अभी देखा, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, आपको ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस आने वाले हैं, सो डोंट वरी। प्राइमरी केयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, तो ये हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द पीपल सीकिंग हेल्थ केयर इज कॉल्ड द प्राइमरी हेल्थ केयर, राइट। सेकेंडरी क्या होते हैं, जो एमडी फिजिशियंस होते हैं। टर्शियरी क्या होते हैं, तो टर्शियरी वो होते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। तो ये सारे स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो टर्शियरी हेल्थ केयर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब एक पेशेंट हॉस्पिटल में जब दाखिला लेता है ना, तो उसको इन पेशेंट बोलते हैं, और वहाँ पे इन पेशेंट नंबर लिखा हुआ जाता है उनके रिकॉर्ड्स में। तो डैश इज एन इंश्योर्ड हु अंडरगोस ट्रीटमेंट आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। वो क्या होते हैं, वो इन पेशेंट होते हैं। Dash refers to a hospital healthcare provider enlisted by an insurer to provide medical services to an insured on the payment of the cashless facility. Dash refers to a hospital or a healthcare provider enlisted by an insurer to provide uh, medical services to an insured on the payment by the cashless. So the correct answer is network provider. नेटवर्क प्रोवाइडर ऐसी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं जो कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट एज इन टू द इंश्योर्ड पर्सन, और ये इंश्योरर के लिस्ट में एनलिस्टेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म
ऑफ PPN विद रिगार्ड्स टू हॉस्पिटल्स इन हेल्थ केयर। तो देखिए जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, वो अपने ऐसे नेटवर्क प्रोवाइडर बनाती है। तो उनके प्रेफर्ड लिस्टेड नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको ये जनरली रेफर करती हैं एज प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। अभी नेटवर्क प्रोवाइडर है तो प्रोवाइडर नेटवर्क, तो प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क इज द फुल फॉर्म। ये ज़रूर याद रखिएगा, ये सवाल सारे आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन नंबर मतलब चैप्टर नंबर 17 इज डन। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 18 नाउ। फर्दरमोर बड़ा बड़ा सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, डोंट वरी। एज पर द गाइडलाइंस, एन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू प्रोसेस एन इंश्योरेंस प्रपोजल विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को अपने इंश्योरेंस प्रपोजल्स जो आते हैं कस्टमर से, वो प्रोसेस करने होते हैं। In case the premium payment is made by a check, then which of the below statement will hold true? जब हमने लाइफ इंश्योरेंस के चैप्टर्स भी कर रहे थे ना, तो इसके बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि देखिए आज की तारीख में तो जनरली क्या हो गया है कि ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो चुके हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द चेक पेमेंट्स, तो जनरली जब कंपनी पॉलिसी इशू करने वाली होती है ना, तभी चेक को बैंक में डिपॉजिट करती है, तब तक नहीं करती है। तो अगर कंपनी ने बैंक में चेक को डिपॉजिट कर दिया है, तो समझ लीजिए वहाँ से, मतलब इन केस ऑफ द प्रीमियम, द रिस्क में बी एज्यूम्ड, द रिस्क में बी एज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच द चेक इज पोस्टेड। तो मतलब बोले कंपनी ने इनका रिस्क लेना शुरू कर दिया है, आप ये यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं, राइट। ओके, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू अ वारंटी। अभी देखिए वारंटी, वारंटी इज अ कंडीशन विच इज इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड इन द पॉलिसी। ऐसा क्या होता है कि वारंटी तो होती है, लिखी हुई नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इज करेक्ट, अ वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी। डेफिनेटली एक वारंटी जो होती है वो आपके डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखी हुई होती है, तो करेक्ट आंसर इज बी ओनली। बट लेट इट सी दूसरे ऑप्शंस क्या लिखे हैं। सी, अ वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी एंड कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड सेपरेटली एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं होता है, पॉलिसी में लिखी हुई होती है और सेपरेटली कुछ नहीं होता है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर ही वो मेंशन करी हुई होती है। If a warranty is breached, the claim can still be paid if it is not material to risk. If a warranty is breached, the claim can still be paid if it is not material to the risk. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है स्टेटमेंट है, समझ नहीं आ रहा है, बट द करेक्ट आंसर इज ए वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द पॉलिसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी नीड टू बी मॉडिफाइड एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस, इट इज़ डन बाय सेटिंग आउट द अमेंडमेंट्स थ्रू। देखिए आपको पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंजेस करने हो ना, तो वो आप एंडोर्समेंट के थ्रू कर सकते हैं। एंडोर्समेंट कुछ नहीं होता है, या तो एक प्लेन पेपर एप्लीकेशन होती है, या तो इट इज़ बेसिकली अ प्रिंटेड प्री डिसाइडेड फॉर्मेट एप्लीकेशन, जिसको एंडोर्समेंट बोलते हैं, तो उससे उसके द्वारा आप चेंजेस करवा सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू रिन्यूअल नोटिस। देखिए जनरली क्या होता है, जब भी रिन्यूअल प्रीमियम भरना होता है, तो कस्टमर को जब रिन्यूअल डेट आने वाली होती है ना, इसके 30 दिन पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस में क्या होता है, देखिए अगर रेगुलर एक सैलरीड पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिजनेसमैन के केस में पेमेंट्स कब आती है कब नहीं आती है ना, वो पता नहीं चलता। तो दैट केस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अ, अगर आपने उनको 30 दिन पहले बता के रखा है, तो उनको 30 दिन के अंदर वो पेमेंट मैनेज करने में उनको जानकारी रहती है और समझ में आता है, राइट। तो एज पर द रेगुलेशन देयर इज ए लीगल ऑब्लिगेशन ऑन द इंश्योरर्स टू सेंड ए रिन्यूअल नोटिस टू द इंश्योर्ड 30 days बिफोर एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। तो 30 दिन पहले बताना चाहिए। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 18 भी यहाँ पे समाप्त होता है। फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, यू कैन इवन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको इंश्योरेंस के कंसेप्ट डीप में जानने हैं या IC38 के एग्जाम्स को क्लियर करनी है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको आगे बहुत सारी ऐसी वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेगी जिससे कि आपका फिनेंस का नॉलेज
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो अगर आपको ये ट्रेडिंग अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स हमको दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए या आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंटेशंस में चेंजेस कर पाए। तो यही नोट पे थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। बाय बाय।